मैथ एकेडमी की एक नई पहल सामाजिक विज्ञान T20 सीरीज जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बैंकों की एक श्रृंखला है। इस प्रश्न की सीरीज में पहला प्रश्न इस प्रकार है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है लाक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। और साथ ही में हमें ये भी जानना है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो रूसो को प्राकृतिक स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति का दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था, जैसे है अमेरिका और अन्य जो उपनिवेशी देश हैं, उपनिवेशी देश है, अन्य उपनिवेशी देश हैं जो मतलब है यूरोप देशों के गुलाम थे। ठीक, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या? दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? पहला ऑप्शन है विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जर्मनी का एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क होगा। तो अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में हम जान लें। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का नहीं चल रहा है क्या? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। और इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का सम्राट या चांसलर कब बना? 1871 में। आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लाक, तीसरा है रूसो, चौथा है दिदरो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में हमें जान लें। तो रूसो का जो जन्म हुआ था वो जनेवा शहर में हुआ था। जनेवा आज के डेट में स्विट्ज़रलैंड में पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक देश है, वहाँ पर पड़ेगा। लेकिन बाद में रूसो ने फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो इसलिए कहा जाता है कि रूसो जो है वो फ्रांस का नागरिक था। चौथा प्रश्न है, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? पहला ऑप्शन है लुई 14वां, दूसरा ऑप्शन है लुई 15वां, तीसरा ऑप्शन है लुई 16वां, चौथा ऑप्शन है लुई 17वां। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लुई 16वां 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय मतलब राजा था या शासक था। और इससे जुड़े कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लुई जो 14वां था वो अपने आप को कहता था मैं ही राज्य हूँ। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये किसका कथन है, मैं ही राज्य हूँ? ये लुई 14वां का था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो पहला ऑप्शन है 1848,
दूसरा ऑप्शन है 1856, तीसरा ऑप्शन है 1860, चौथा ऑप्शन है 1862। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। तो जो जर्मनी यूरोप में पहले प्रशा के नाम से जाना जाता था, उस समय ये चांसलर बना था। जर्मनी में जो चांसलर होता है, चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का जो अर्थ होता है प्रधानमंत्री से, वो भारतीय प्रधानमंत्री के समकक्ष पद होता है। चलिए शुरू करिए। प्रश्न नंबर 6, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है पहला ऑप्शन है 1871, दूसरा ऑप्शन है 1873, तीसरा ऑप्शन है 1876, चौथा ऑप्शन है 1878। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह पूर्ण हुआ था 1871 में, लेकिन बाद में भी जर्मनी का एकीकरण 1990 में पूरा होता है। 3 अक्टूबर को जब जर्मनी, पूर्वी जर्मनी प्लस पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1788, दूसरा ऑप्शन है 1789, तीसरा ऑप्शन है 1787, चौथा ऑप्शन है 1790। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण नारे थे, जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के संविधान पर भी पड़ा है। तो इसका वर्णन हम प्रस्तावना में हमको दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, यंग इटली संगठन किसने स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है मैजनी, चौथा ऑप्शन है काबूर। तो यंग इटली संगठन की स्थापना मैजनी ने किया था। इसकी स्थापना इसने 1831 ईस्वी में किया था। मैजनी इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था और जनता को जगह जगह जनसभाएं कर के लोगों को प्रेरित करता था। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इसका उत्तर होगा फ्रांस। राष्ट्रवाद की शुरुआत अगर देखा जाए आधुनिक
ये बंद हो गया क्या? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो 18वीं और 19वीं सदी में माना जाता है। राष्ट्र का अर्थ होता है, राष्ट्र का अर्थ होता है देश के प्रति समर्पण, निष्ठा और प्रेम होता है। जब राष्ट्र में राष्ट्रवाद लग जाता है तो इसका आशय होता है इतिहास, परंपरा, भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करना राष्ट्रवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है विलियम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी के नेतृत्व में पूरा हुआ था। गैरीबाल्डी एक नौ सेनापति था, नौ पूछा जा सकता है, नौ सेनापति था। इसको मतलब है युद्ध के मतलब समुद्र के रास्ते से युद्ध को जीतने की तकनीकी मतलब है यूरोप कंट्री के में सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, पुनर्जागरण युग की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन पहला फ्रांस, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है इटली। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वह इटली देश से मानी जाती है। इसकी शुरुआत 13वीं या 14वीं सदी में माना जाता है और पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है उसको कहते हैं फ्रांसेस्को पेट्रार्क। ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और फ्रांसेस्को पेट्रार्क को मानवतावाद का भी जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो प्रश्न ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का उत्तर है नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था और नेपोलियन 1789 की जो क्रांति हुई थी उसका अग्रदूत या प्रमुख भूमिका रही थी। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन 1804 में वहाँ का सम्राट बनता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 13, रक्त और लौह लोहे की नीति या लौह, इसे लौह की नीति भी कहा जाता है, किसने चलाई है? प्रश्न ऑप्शन पहला बिस्मार्क, ऑप्शन दूसरा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ऑप्शन तीसरा मैजनी, ऑप्शन चौथा गैरीबाल्डी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रक्त और लोहे की नीति किसने शुरुआत की थी? तो इसकी नीति की शुरुआत बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाया था। इसे रक्त और लौह नीति के कारण इसे विश्व के इतिहास में लौह चांसलर भी बोला जाता है, चांसलर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमान बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है जियुसेप्पे, तीसरा ऑप्शन है जियुसेप्पे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमान मतलब बिस्मार्क निभाई थी। ऑटोमान बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटोमान बिस्मार्क है। बिस्मार्क 1871 में जर्मनी का चांसलर बना। पंद्रहवां प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन पहला 1815, ऑप्शन दूसरा 1814 बोले हैं नहीं 15, दूसरा ऑप्शन 1814, तीसरा ऑप्शन 1816, चौथा ऑप्शन 1817 है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। और नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस मैदान में हुई थी? तो बेल्जियम में एक स्थान है जिसका नाम है वाटरलू में हुआ था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। और जो यह युद्ध है वो 18 जून को लड़ा गया था। ऑटोमान बिस्मार्क का प्रश्न नंबर 16, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पहला ऑप्शन इटली, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो वह था जर्मनी से था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में, अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, तो इसमें बिस्मार्क उत्तर होगा। एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ इसने यथार्थवादी राजनीति को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 17, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट
कौन घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है कैसर विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन है विलियम द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम प्रथम, चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो जर्मनी का जो प्रथम सम्राट है 1871 में जो घोषित किया गया था वह पहला ऑप्शन उत्तर होगा कैसर विलियम प्रथम। ये कब घोषित किए गए थे? 1871 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है रूस। तो केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने वालों में जो देश शामिल था वह था जर्मनी। केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने वाले देशों में जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया प्लस हंगरी, उस समय दोनों एक ही साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। उसके बाद बुल्गारिया और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश मित्र राष्ट्र के रूप में शामिल हुए थे। प्रश्न नंबर 19 एक स्टेटमेंट है, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुखाम हो जाता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है मैजनी, तीसरा ऑप्शन है मेटरनिख, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुखाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट है मेटरनिख का। यह मेटरनिख कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। मेटरनिख ऑस्ट्रिया वर्तमान समय में एक देश है जिसकी राजधानी वियना है। यूएनओ के जितने भी ऊर्जा से संबंधित मुख्यालय हैं सब मतलब वियना में हैं। अब मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर एवं वहाँ का विदेश मंत्री भी बना था। बाद में ये चांसलर बना था। और जो मेटरनिख है, और कुछ चीज़ें जान लेते हैं मेटरनिख के बारे में। यह रूढ़िवाद का समर्थक भी था, मतलब नवीन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। इसी के समय में 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की बैठक हुई थी या मेजबानी किया था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जियोसेपे मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है यंग इटली, दूसरा ऑप्शन है यंग फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है यंग प्रसा, चौथा ऑप्शन है यंग जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैजनी ने एक संस्था स्थापित किया था तो उसका नाम था यंग इटली। इस संस्था की स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया था और मैजनी इटली में एक गुप्त संगठन भी चलाता था। इस प्रकार 20 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला
ख़त्म होती है और सभी विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में कितना आपको तैयार हुआ, उसी में आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो 5 प्रश्नों की एक होमवर्क की श्रृंखला है। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये 2022 और 23-24 में पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरा प्रश्न है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020, 23, 24, हो सकता है 2025 में भी पूछा जाए। 25 तो चल ही रहा है, 26 में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके ऑप्शन हैं, बिस्मार्क है, मैजनी है, काबूर है, गैल्डीबार्डी। अब इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020-24 में पूछा गया, हो सकता है 26 में रिपीट कर दिया जाए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर छात्रों को बताना है। इस प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथा प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? 2020 में पूछा है, हो सकता है 26 में भी पूछा जाए। तो ऑप्शन है इसका जर्मनी पहला, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा इटली। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो ऑप्शन पहला है हाब्स, दूसरा ऑप्शन है लॉक और तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है दीदरो। ये सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपका सुझाव सहृदय स्वीकार्य है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चैनल को आप लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और एक मैं आपको कथन कहना चाहता हूँ, यूपी बोर्ड के खासकर छात्रों से जो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफार्म से, मैथ एकेडमी 48, जो हारा वही जो लड़ा नहीं। कहने का मतलब है कि आप मतलब है पहले ही हार मान लेंगे, पर लड़ाई में युद्ध में कूदिए तब हार मानिए, तब मानते हैं कि आप हार गए हैं। पहले लड़ना सीखिए। इसी के साथ मैं इस T20 श्रृंखला की सोशल साइंस की सीरीज में मतलब